वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत गुरुदत्त के नाम से पुकारता है, उन्होंने सिनेमा को उस वक्त सार्थक पहचान दी जब ज्यादातर फिल्म निर्देशक समाज के दुख और दुर्दशा को भूलकर मनोरंजन का तलस्म गढ़ने में व्यस्त थे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी कल्ट फिल्मों की बात होती है तो उसमें गुरुदत्त की फिल्मों का नाम सबसे ऊपर होता है। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा हिंदी सिनेमा की महानतम फिल्मों में से एक है। जब तक हिंदी सिनेमा सांस लेता रहेगा, प्यासा अमर रहेगी। जब जहां दुनिया को ठुकराने वाले बेचैन नायक गढ़े जाएंगे, प्यासा फिल्मकारों की पाठशाला बनेगी। जिन दिनों किसी से ना बांटी जा सकने वाली गहरी उदासी जिस्म से लिपटेगी और इस भौतिकवादी दुनिया की सच्चाई एकदम साफ नजर आएगी, तब प्यासा ही होगी जो दर्शकों को सबसे ज्यादा याद आएगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ दीपिका जोशी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिजियाना टॉकीज। हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें ऐ शोख नजारो, ले दे के मेरे पास कुछ आंसू है कुछ आहें। 9 जुलाई 1925 के दिन जन्मे गुरुदत्त ने कागज के फूल के असफल हो जाने के कुछ वर्ष बाद यानी 39 वर्ष की उम्र में अपनी जिंदगी ले ली थी। लेकिन उससे 2 साल पहले आई प्यासा को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरुदत्त द्वारा लिखी प्यासा की मौलिक कहानी में नायक विजय एक कवि नहीं बल्कि चित्रकार था। उनके दोस्त प्यासा के लेखक अबरार अलवी ने जब इस कहानी को पटकथा का रूप दिया, तब जाकर इस अमर किरदार को कवि शायर बनाया गया। सोच कर देखिए, अगर प्यासा में गुरुदत्त कवि की जगह चित्रकार होते, तब क्या साहिल के लिखे और मोहम्मद रफी के गाए ये दुनिया अगर मिल भी जाए, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम और जिन्हें नाज है हिंद पर जैसे कालजयी गीत, इतने ही असरदार होते जितने कि वे आज हैं, कल होंगे और हमेशा रहेंगे। आज हम उसी फिल्म प्यासा को आपके सामने रख रहे हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है फिल्म के नायक विजय यानी गुरुदत्त के साथ। फिल्म का नायक विजय एक बेरोजगार शायर है। वो वही लिखता है जो जीती जागती दुनिया में देखता है। लेकिन इस दुनिया के लिए विजय एक निहायत ही नाकारा शख्स है। भाइयों की वजह से विजय कई दिनों से अपने घर नहीं गया है। विजय की उजड़ी हालत को देखकर माँ उसे जबरदस्ती घर ले जाती है। क्यों बेटा, माँ तुझसे दुश्मन नहीं, इस तरह क्यों भागा जा रहा था? माँ मैं कहाँ था इतने दिनों तक? बेटा, मुझ विधवा से तेरा दुख और नहीं देखा जाता। मैं अच्छा था माँ। हाँ, क्यों नहीं, जब भी तो अपनी ऐसी हालत बना रखी। चल घर चल, मैंने तेरे लिए कुछ पकवान छुपा रखे हैं। चल बेटा चल। जहां विजय का मंझला भाई यानी महमूद विजय को ताना मारता है। अभी ये सब हो ही रहा था कि बड़ा भाई भी खाना खाते हुए विजय पर ताने कसता है। इतना सुनकर
विजय थाली छोड़कर उठ जाता है और भाई की पत्नी को आवाज देकर पूछता है, भाभी, मेरी नज्मों की फाइल कहाँ है? जहां पब्लिशर्स विजय की शायरी को रद्दी का पुलिंदा समझते हैं, वहीं विजय के भाइयों की नजर में भी वो शायरी कबाड़ी को बेचने लायक थी, जिसे वो बेच भी देते हैं। विजय कबाड़ी के पास जाता है, तब कबाड़ी वाला विजय को बताता है कि एक औरत उसकी नज्मों की फाइल ले गई है। निराश विजय पार्क में पेड़ के नीचे बेंच पर उदास बैठा होता है। तभी विजय को एक औरत गुनगुनाते हुए सुनाई देती है। सुनिए, मैंने कहा जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। ये रचनाएं संयोग से गुलाबो यानी वहीदा रहमान खरीदती है और इन पंक्तियों को गुनगुनाती है। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। जुल्फ शान पे मुड़ी, एक खुशबू से उड़ी, जुल्फ शान पे मुड़ी, एक खुशबू से उड़ी, खुल गए राज कई, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। कहानी आगे बढ़ती है और एक संयोगवश गुलाबो यानी वहीदा रहमान की भेंट विजय की मित्र मीना यानी माला सिन्हा से होती है, जिसने विजय की गरीबी के कारण एक प्रकाशक घोष बाबू यानी रहमान से शादी कर ली। लेकिन वो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है और वापस विजय के जीवन में आना चाहती है, लेकिन विजय को ये मंजूर नहीं। इन छुट्टियों के दिन में कोई नई गजल वजल कही? हाँ यार, कहिए दो चार। अरे सोच विचार के तो सभी कह लेते हैं, फिल्मपति कहो कोई चीज, एक्सटेम्पोर तब माने हम तुम्हें शायद। एक्सटेम्पोर फिल्मपति? हाँ कहो, कह डालो। लेकिन कहो किस चीज पे? किस चीज पे? अरे हाँ? कौन है ये? अरे पूछता क्या है यार, सरा तरह हंस रहा है जालिम, कह डाल इसी पे कुछ। जब हम चलें तो साया भी अपना न साथ दे, जब तुम चलो जमीन चले आसमां चले, जब हम रुके तो साथ रुके शाम बेकसी, जब तुम रुको बहार रुके चांदनी रुके। और फिर पार्क में बैठे विजय से उसके साथ पढ़ी पुष्पलता यानी टुनटुन की मुलाकात होती है। पुष्पलता विजय से कहती है, आज शाम कॉलेज में जलसा है, साथ के पढ़े लोग आएंगे, तुम भी जरूर आना। शाम को कॉलेज के जलसे में पहुंचा विजय अपनी कॉलेज के दिनों की प्रेमिका मीना यानी माला सिन्हा से टकराता है।
लोग विजय से शायरी सुनाने को कहते हैं और विजय कविता शुरू करता है। हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, अभी दिल के वलवले, माना के दब गए हैं गमे जिंदगी से हम, माना के दब गए हैं गमे जिंदगी से हम। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको फिल्म से जुड़ा एक किस्सा बताती हूँ। तो हुआ यूं था कि शूटिंग के पहले दिन तक दिलीप कुमार का इंतजार किया गया था। गुरुदत्त उन्हें ही विजय नामक उस कवि के रूप में देखते थे जिसकी नज़्में दुनिया स्वीकार नहीं कर रही थी और दुनिया को भी वो खुद गले नहीं लगा पा रहा था। दिलीप कुमार कुछ वक्त पहले ही देवदास के किरदार से बाहर निकले थे और उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि प्यासा का विजय भी दूसरा देवदास है, इसलिए वे सेट पर पहुंचे ही नहीं और शूटिंग के पहले दिन ही गुरुदत्त ने स्वयं ये भूमिका निभाने का फैसला लिए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता-ए उम्मीद, रिश्ता-ए उम्मीद, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। विजय अपनी शायरी पढ़ रहा है और उसकी पूर्व प्रेमिका मीना के चेहरे पर उसे खो देने का अफसोस साफ दिखाई पड़ रहा है। मीना ने बेरोजगार विजय को छोड़कर एक पैसे वाले रईस पब्लिशर मिस्टर घोष यानी रहमान से शादी कर ली थी। कॉलेज के जलसे में मीना के शकी पति मिस्टर घोष सब कुछ समझ जाते हैं। मिस्टर घोष ने बदले की भावना से विजय को अपने यहाँ नौकरी का ऑफर दिया है जिसे विजय स्वीकार कर लेता है। जलन और बदले की भावना से विजय को नीचा दिखाने के लिए मिस्टर घोष एक शाम अपने घर पार्टी में मेहमानों को शराब परोसने की जिम्मेदारी विजय को देते हैं। नौकरों के होते हुए तुम क्यों तकलीफ करती हो डियर? विजय सोचते क्या हो? जाम दो। महफिल में लोग अपने अपने कलाम सुना रहे थे। उन बेकार नज़्मों को सुनकर विजय के अंदर बैठा बेहतरीन शायर खुद को रोक न सका और खड़े खड़े गुनगुनाने लगा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की
मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। प्यासा में किए गए अपने अभिनय से गुरुदत्त कभी संतुष्ट नहीं होते थे। वे अभिनय में पारंगत भी नहीं थे, इसीलिए लंबे इंटेंस दृश्यों को फिल्माने में बहुत समय लिया करते थे। एक बार माला सिन्हा के साथ वाले एक लंबे संवाद की शूटिंग सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई और रात 12 बजे तक चलती ही रही, लेकिन न शॉट ओके हुआ और न ही गुरुदत्त ने हार मानी। माला सिन्हा रिटेक पर रिटेक देकर थक गई और कैमरे की जितनी भी रील यूनिट के पास थी वो खत्म हो गई। बावजूद इसके प्यासा में आप उनकी जगह किसी और की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वो महान अभिनय था जिसे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार भी गुरुदत्त से बेहतर नहीं निभा सकते थे। तो एक बार फिर रुख करते हैं कहानी का। विजय की इतनी बेइज्जती के बाद मीना नहीं चाहती थी कि विजय यहाँ नौकरी करे। मीना विजय को ये समझा ही रही थी कि मिस्टर घोष ने देख लिया और समझा कि मीना और विजय के बीच पुराने प्यार की कोई बात चल रही है। मिस्टर घोष विजय को नौकरी से निकाल देते हैं। इसके बाद फिल्म टर्न लेती है और घूमकर गुलाबों पर चली आती है। गुलाबों के कमरे में घायल विजय गहरी नींद में है। गुलाबों विजय को चादर ओढ़ लेती है। उसके बाद वो कमरे के दरवाजे के सहारे बैठकर सो जाती है। लंबी नींद के बाद विजय की आंखें खुलती है और विजय के कानों में तरह तरह की आवाजें गूंज रही हैं। उन्हें अपने रिसाले में छापिए ना। क्यों छापू साहब, मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? आपकी बकवास कोई शायरी है? दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी शायरी। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ सिर्फ मशहूर शायरों की चीजें छपती हैं, किसी नौसिखिए की बकवास तुम नहीं। खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा माता सकते जी, थे। बाप की जगह बाप तो कौम के साथ गई। माँ बाप से हमने तो नहीं कहा था कि इसी निखट्टू औलाद पैदा करें। दूसरी ओर कुछ ऐसा होता है कि एक दुर्घटना में विजय को चोट लगती है और संयोगवश उसे मृत समझ लिया जाता है। गुलाबो यानी वहीदा रहमान अपने कुछ अन्य प्रभावशाली परिचितों की सहायता से विजय की रचनाएं प्रकाशित करा देती है। ये कविताएं मिस्टर घोष इस आशा से प्रकाशित करता है कि वो विजय की मृत्यु से उपजी सहानुभूति का लाभ उठाकर धन कमा लेगा, लेकिन उसके भाई मिस्टर घोष के पास जाते हैं और पैसा हथियाने के लिए प्रयास करते हैं। इसी बीच विजय जिंदा है और उसका इलाज एक मानसिक रोग अस्पताल में चल रहा है। एक दिन नर्स से अपनी ही प्रकाशित रचना सुनकर और अपनी प्रसिद्धि का समाचार जानकर विजय सामान्य हो जाता है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता और उसे पागलों वाले कमरे में रखा जाता है।
मिस्टर घोष को जब ये पता चलता है तो वो विजय के मित्र श्याम और भाइयों को अपने रचे षड्यंत्र में शामिल कर लेता है और सब मिलकर उसे पहचानने से ही इनकार कर देते हैं। और फिर शुरू होती है विजय की दुनिया के सामने अपना अस्तित्व साबित करने की कश्मकश। क्या नाम है आपका? आप लोग मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते? मैं विजय हूं। मैंने आपसे कहा ना, मैं विजय हूं। मुझे यहां कहां रख छोड़ा? जाने दो मुझे, जाने दो। डॉक्टर, मेरा ख्याल है बेचारे का दिमाग कुछ। डॉक्टर सेन को फौरन टेलीफोन कर दो। सर, सर, प्लीज सर। यस। तो आप लोग विजय के भाई हैं? जी हाँ, हम दोनों विजय से बड़े हैं। और मैं इससे भी बड़ा हूँ। आप लोगों को मुझसे कुछ काम है? तू बता दो ना भैया। मैं बताऊं? हाँ। अच्छा, नहीं तो बता। मैंने पूछा कि आप लोगों को मुझसे कुछ काम है? जी, बात कुछ यूं है कि मैंने विजय को पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, बड़े प्यार से रखा, उसे इस काबिल बनाया कि वो नाम पैदा कर सके। मैंने भी। मेरे पास वक्त कम है, मतलब की बात करो। मतलब की बात तो ये है कि हम लोग आपके पास से कुछ रुपया वसूल करने के लिए आए थे। What nonsense! आप लोगों का दिमाग तो ठीक है? जी, वो विजय के बाद उसके हर चीज के वारिस हम ही लोग हैं। उसके गीतों और नज्मों के। और उन गीतों और नज्मों से जो फायदा आप लोगों को हो रहा है, वो कानूनन हम लोगों को होना चाहिए। हम पूरा मुनाफा तो नहीं मांगते, उसमें से थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो हमें कोई इतराज नहीं। जी, मैं आप लोगों को नहीं जानता और न ही वो नज़में मुझे आप लोगों से मिली है, इसलिए आपको एक पाई भी नहीं मिल सकती, समझे? नहीं, वो विजय नहीं है। जी हाँ, ये विजय नहीं। प्यासा गुरुदत्त की लिखी जिस कहानी पर आधारित है वो उन्होंने अपने मुफलिसी के दौर में लिखी थी। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले गुरुदत्त 1946-47 में फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे और बी ग्रेड की फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के अलावा कुछ फिल्मों में सहायक निर्देशक का काम भी देखने लगे थे। लेकिन जब वे लगातार 1 साल तक बेरोजगार रहे तो ये विचार उनके मन में घर कर गया कि कलाकारों को ये समाज वाजिब इज्जत नहीं देता। पैसों की किल्लत के बीच और जब उनकी मां को स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ ट्यूशन लेकर अकेले घर चलाना पड़ रहा था, तब गुरुदत्त ने प्यासा का पहला ड्राफ्ट लिखा और इसका नाम कश्मकश था। याद करिए, 10 साल बाद बनी प्यासा में भी एक गीत था, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम। तो एक बार फिर लौटते हैं कहानी पर। लोगों से खचाखच भरा एक बहुत बड़ा सा हॉल। स्टेज पर मिस्टर घोष, उनकी पत्नी मीना
और अन्य लोग बैठे हैं। दर्शकों में अब्दुल सत्तार और गुलाबो बैठे हैं। विजय के दोनों भाई और दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। विजय हॉल में सबसे पीछे है। स्टेज पर मिस्टर घोष विजय की शान में भाषण दे रहे हैं। स्थिति कुछ यूं बनती है कि जिस प्रतिभाशाली शायर विजय यानी गुरुदत्त को जमाने ने ठुकरा दिया था, उसी को मुर्दा समझकर वही जमाना उसे सर आंखों पर बैठाने को तत्पर है। दुनिया की नजरों में विजय मरा ही रहे, इसी में उसके लालची भाइयों का भी फायदा है और उसके किताब छापने वाले प्रकाशक घोष बाबू यानी रहमान का भी। प्यासा का गीतमय क्लाइमेक्स कथा कथन, अभिनय और फोटोग्राफी की उत्कृष्टता का संगम है। साथ ही बेहतरीन गीत, संगीत और गायन, और इन सब के ऊपर अद्भुत कल्पनाशील निर्देशन। कह सकते हैं कि फिल्म मेकिंग की किताब है प्यासा, और इस किताब का महत्वपूर्ण अध्याय है इसका क्लाइमेक्स। खचाखच भरे सभागार में मंच से विजय की महानता के गुण गाए जा रहे हैं। इनमें घोष बाबू भी शामिल हैं, जो न केवल विजय की रचनाओं से व्यावसायिक लाभ कमाना चाहते हैं, बल्कि निजी तौर पर भी विजय के रूप में एक कांटा अपने रास्ते से हटने से खुश है, क्योंकि वो घोष बाबू की पत्नी का पूर्व प्रेमी जो था। उनकी पत्नी मीना भी मंच पर मौजूद है। वहीं दर्शकों में गुलाबो भी बैठी है, जिसके तिरस्कृत जीवन में विजय के रूप में आशा की एक किरण ने प्रवेश किया था, आस हमदर्दी की, सच्चे प्यार की। लेकिन विजय जिंदा है और वही आ पहुंचता है। हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा विजय ये देखकर हतप्रभ है कि उसके जिंदा रहते जिन लोगों ने उसे खारिज किया था, प्रताड़ित किया था, वे ही उसकी महानता पर भाषण दे रहे हैं, उसकी मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। क्यों? आप लोगों की वजह से। कहने को तो दुनिया कहती है कि विजय ने अपनी जान ली, लेकिन दरअसल आप लोगों ने उसकी जान ली। काश आज विजय मरहूम जिंदा होते तो वो देख लेते कि जिस समाज ने उन्हें भूखा मारा, आज वही समाज उन्हें हीरे और जवाहरात में तोलने के लिए तैयार है। जिस दुनिया में वो गुमनाम रहे, आज वही दुनिया उन्हें अपने दिलों के तख्त पे बिठाना चाहती है, उन्हें शोहरत का ताज पहनाना चाहती है, उन्हें गरीबी और मुफलिसी की गलियों से निकालकर महलों में राज कराना चाहती है। मंच से कार्यक्रम चल ही रहा है कि तभी दरवाजे के पास की परछाइयों में से एक धीमी सी आवाज उठती है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वर्ष 1957 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में निभाए गए उनके किरदार विजय को देखकर सभी हैरान रह गए थे। बेरोजगार शायर विजय सोसाइटी और सिस्टम से निराश है, वो कहीं भी फिट नहीं हो पा रहा है। फिल्म में बोला गया विजय का एक संवाद इसकी तस्दीक कुछ ऐसे कर रहा है। सोच क्या रहे हो? वो सब तुम्हारे लिए आए थे, तुम जाके उन्हें समझाते क्यों नहीं? मैं वो विजय नहीं, वो तो तब का मत।
मर चुका? क्या कह रहे हो तुम? होश में आओ विजय। तुम्हारे भाई शेख जी, तुम्हारा दोस्त सब कहते हैं कि तुम वही विजय हो। दोस्त? ये लोग मेरे दोस्त नहीं, ये सब दौलत के दोस्त हैं। कल तक जो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, वो आज उन 3-4 लोगों से बदला लेने के लिए तुम अपने आप से बैर नहीं कर सकते विजय। दौलत, नाम और शोहरत की तरफ क्यों ठुकरा रहे हो? अगर ठुकराना ही है तो उन भाइयों को ठुकराओ, शेख जी और उस दोस्त को ठुकराओ जिनसे तुम्हें शिकायत है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूं। बाजी और आर पार जैसी मनोरंजक मसाला फिल्में बनाने वाला ये निर्देशक पहली बार एक संजीदा और सार गर्भित फिल्म बनाने निकला था, जिसमें सुख कहीं नहीं था, बस दुख था, जो इतना अनवरत बहा कि फिल्म को सुखांत बनाने के लिए फाइनेंसर्स को गुरुदत्त पर दबाव डालना पड़ा था। फिल्म प्यासा का अंत कई लोगों के दबाव में गुरुदत्त को बदलना पड़ा। गुरुदत्त अंत दुखद चाहते थे, जिसमें उनका किरदार गुजरे वक्त की प्रेमिका मीना से ये कहने के बाद कि उसे इस संसार में कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए वो कहीं दूर चला जाएगा। वो कमरे से बाहर निकलता है और फिर किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। में नायक को खुशियां मिले और दुख से भरी इस फिल्म को सुखांत प्राप्त हो। अपने मौलिक अंत को बदलकर फिर गुरुदत्त ने उस अंत की रचना की जो अपने आप में महान है और जिसमें हताशा से घिरा नायक वैश्या गुलाबों से कहता है कि चलो हम दोनों कहीं दूर चले, और इस तरह दरवाजे के उस पार फैली रोशनी की तरफ जाते हुए नायक नायिका पर प्यासा फिल्म खत्म होती है। मैं दूर जा रहा हूँ गुलाब, कहाँ? जहाँ से मुझे फिर दूर न जाना पड़े। बस यही कहने आए थे। साथ चलोगे? माला सिन्हा ने गुरुदत्त की प्रेमिका मीना के जिस रोल को अंततः फिल्म में निभाया, उसके लिए गुरुदत्त ने पहले मधुबाला को चुना था। इसी तरह अपने किरदार विजय के स्वार्थी दोस्त श्याम की भूमिका के लिए जॉनी वॉकर का चयन किया गया था, लेकिन जॉनी वॉकर पर कुछ सीन शूट करने के बाद उन्हें ख्याल आया कि दर्शक अपने पसंदीदा हास्य कलाकार को ऐसे नेगेटिव किरदार में कभी देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए ये रोल उन्होंने श्याम कपूर नामक अभिनेता को दिया और इस तरह जॉनी वॉकर का एक दूसरा किरदार बना और सर जो तेरा चकराए नामक कालजयी गीत का चेहरा बना। तो इसी गाने के साथ हम अपना ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए।
सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए।